नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां सियासी हलचल चरम पर है। कल से पहले चरण के नामांकन शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही तरफ सीट शेयरिंग तय नहीं हो पाई है। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी तो महागठबंधन में खुद तेजस्वी यादव दबाव की राजनीति कर रहे हैं। दोनों ही गठबंधनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान 40 सीटों पर अड़े हैं। भाजपा के बड़े नेता उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे। कल जब भाजपा नेता पटना में उनका इंतजार कर रहे थे, वो पिता की पुण्यतिथि में पैतृक गांव चले गए। दबाव बनाने के लिए उन्होंने गुरुवार को दल की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली, लेकिन खुद दिल्ली चले गए। बताया जा रहा है कि सीटों को पहले से नाराज चिराग जेडीयू के नामांकन तिथि घोषित करने और आग बबूला हैं। भाजपा नेता उनको बात करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वह बात नहीं कर रहे हैं। खुद भाजपा नेता नित्यानंद राय बात करने दिल्ली में उनके घर गए, लेकिन वह घर पर नहीं मिले और अपने मंत्रालय निकल गए। नित्यानंद राय ने उनकी माताजी से बातचीत की और वापस आ गए। इसके बाद चिराग वापस घर पहुंचे तो 2 घंटे बाद फिर नित्यानंद राय उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई, फिर भी दोनों नेता एक साथ घर से निकले। माना जा रहा है कि चिराग को भाजपा हाईकमान के साथ बैठक के लिए उन्होंने मना लिया है। सूत्रों के अनुसार इससे पहले चिराग ने भाजपा नेताओं से कह दिया था कि 40 नहीं तो वह पूरी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इससे भाजपा सत्ते में आ गई। उधर पटना में चिराग की पार्टी की बैठक खत्म हुई तो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने घोषणा की कि सीटों का पूरा अधिकार चिराग पासवान को दिया गया है। उधर जीतन राम मांझी 15 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 15 सीटें नहीं मिली तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने प्रत्याशी तय करने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने निवास पर पार्टी की बैठक बुलाई, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर उठे विवाद पर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच ही सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी कांग्रेस को 55 से 60 सीटें देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस 70 से कम सीटें लेने को तैयार नहीं है। दबाव बनाने के लिए आरजेडी की बैठक में प्रस्ताव पास कर तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया। यही नहीं, 3 डिप्टी सीएम का भी प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें एक डिप्टी सीएम आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से बनाने की बात कही गई। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी की 2 सीटों से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी आया है। तेजस्वी अपनी परंपरागत सीट राधोपुरा के अलावा फूलपरास से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है यह फैसला जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने खुद राधोपुरा से चुनाव लड़ने को कहा था। हालांकि पहली सूची में प्रशांत किशोर ने अपना नाम नहीं रखा है, लेकिन कहा है कि उनके चुनाव लड़ने का विकल्प अभी खुला है। इधर तेजस्वी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए 2 सीटों से लड़ने का फैसला किया है। इस बीच तेजस्वी यादव ने हर बिहारी परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का बड़ा दांव चला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पहला आदेश 10 लाख नौकरी देने का होगा। 20 दिन में ऐसा अधिनियम पास करेंगे जिसमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी और 20 माह के अंदर सभी परिवारों को एक नौकरी दे देंगे। उन्होंने कहा वह भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं करते। बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश में विकास गवाह बनेगा। तेजस्वी ने कहा वो नौकरी नहीं, बेरोजगारी भत्ता देकर युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं, लेकिन वह सरकारी नौकरी की बात नहीं करते। उन्होंने कहा यह घोषणा नहीं, उनका पत्र है और यह उनका प्रण भी है। इससे पहले तेजस्वी ने दल की बैठक में कहा कि 14 नवंबर को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। जवाब में एनडीए ने 56 इंच का सीना याद दिलाया। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों की घोषणा के बाद मंगलवार की शाम को तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की बैठक हुई, जहां सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर 2025 को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। ये दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। 14 नवंबर 2025 बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और ये सुनहरे अक्षरों से
लिखा जाएगा। आप बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और इस बार परिवर्तन चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। बिहार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां कोई बेरोजगार बैठा होगा। सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। और जनवरी के बाद से माई बहन मान योजना के तहत 1 साल के लिए 30,000 रुपये उनके खातों में दिया जाएगा। ये नीतीश जी वाला उधार, भाजपा वाला उधार नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक न्याय रहेगा। तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए नेता हमलावर हैं और 56 इंच के सीने के जीतने का दावा कर रहे हैं। 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 तारीख को काउंटिंग है। साथ साथ 2025 की चुनाव है। 25 + 14 + 11 + 6 काउंटिंग करिएगा तो 56 आता है। 56 इंच का सीना चलेगा। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और सपना देखने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। बिहार की जनता अब जंगल राज की तरफ नहीं जाना चाहती है। बिहार की जनता अब लालटेन युग में नहीं जीना चाहती है। बिहार की जनता अब बिजली युग में जी रही है, सौर ऊर्जा युग में जी रही है और निश्चित रूप से बिहार विकसित हो रहा है और आगे बढ़ते रहेगा। उनको सपना देखना है तो देखते रहें। ऐसा कि लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव का परिवार या गांधी नेहरू परिवार, ये युवराज व युवरानियों का टोला केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपनी नलायकी नुसिखियापन छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। इस गठबंधन के पास नीति नहीं है, नेता नहीं है, नीयत नहीं है, केवल रस्साकशी है, सत्ता की रस्साकशी। कभी बेतरक के मुद्दों को लेकर आते हैं। एनडीए सरकार ने बिहार में विकास और विश्वास का नया अध्याय लिखा है, जबकि राहुल गांधी सिर्फ व सिर्फ विदेश में भारत को बदनाम करने का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समन्वय से, विचार से, चर्चा से मिलजुल कर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा और निश्चित रूप से बिहार की जनता परिवारवाद, वंशवाद, अहंकार और जंगल राज को हराएगी और विकास की सोच को लेकर आगे बढ़ने वाली एनडीए सरकार को जिताएगी और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर बिहार की जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। बिहार में सीएम फेस और सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस बना हुआ है। इस मीटिंग में वीआईपी को 12 से 20 सीटें मिलने की अटकलें हैं, जबकि उनकी पार्टी 40 से 60 सीटों की मांग कर रही है। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को चुनाव हैं। 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर इतना समय लग रहा है। हालांकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का दावा है कि सब ठीक बता रहे हैं। क्या है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार में चुनाव है, तारीखें भी आ गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग कब तय होगी। कब पता चलेगा कि बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू और अन्य दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। जल्दी हो जाएगा और बुला के आप लोगों को खबर किया जाएगा। रोज रोज इसे एक ही बात पूछने से क्या फायदा है। जैसे होगा तुरंत खबर किया जाएगा और हम लोग के यहाँ सिस्टमैटिक होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से आप भी लोग भी जान रहे हैं, बातचीत चल रही है, जल्दी सब सेटल कर जाएगा। ऐसा नहीं है। चट्टान की तरह बिहार में एनडीए गठबंधन आपस में सहमति के साथ खड़ा है। 5 पांडव एक साथ मिलकर धर्म के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से
सबको इच्छा रखता है कि अधिक से अधिक मुझे सीट मिले, तो आपसी बैठ की सहमति बन रही है और निश्चित रूप से एक साथ हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल 5 पांडव कहें या एनडीए गठबंधन, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में एनडीए दलों के बीच सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, यानी कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जाहिर है कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। राज्य में 6 और 11 नवंबर को मतदान है और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। कल लगातार तीसरा दिन जो है चुनाव समिति का बैठक हुआ और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जितना हमारा सिटिंग सीट था और जिस पर हम चुनाव लड़े थे उसके नामों का जो पैनल बनता है केंद्रीय नेतृत्व के लिए वो तैयार हो चुका है और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। पूरा बिहार का माहौल एक ही है कि फिर से एनडीए सरकार और हमारा जो है मतदाता तैयार बैठा है कि फिर से नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो है बिहार में सरकार बने। बिहार की जनता मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास करती है। ये तो नहीं, ये तो प्रोसेस होता है। जब गठबंधन के सभी दल जो है आपस में बैठ करके फॉर्मूला तय करते हैं तो फिर बैठ करके सारी बातें होते रहती है। ये अभी 1-2 दिन इसी तरह आपस में लोग, हाँ, ये तो केंद्रीय नेतृत्व जो है बहुत जल्दी करेगा। ये काम केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है और केंद्रीय नेतृत्व अपनी नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि अभी कल लिस्ट हम लोगों ने पैनल तैयार किया है। आज उसका अभी समीक्षा करके फिर अब हम लोग आज रात तक कोशिश करेंगे कि उसकी पैनल की सूची दिल्ली को भेज दें। ले उम्मीदवार को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, कोई उम्मीदवार नहीं होते। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन घटक दल के नेता सब कुछ ठीक बता रहे हैं। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। स्क्रीनिंग कमेटी में हम उन सभी पार्टनर के साथ हम लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी के जो हिस्से में सीटें आई थी उस पर हमने सीईसी में मोहर लगवा ली। उन विधानसभा में भी मोहर लगवाई जहां पे हमारे कैंडिडेट जो है मुख्य रूप से प्रिपेयर्ड होंगे और चुनाव हम लड़ेंगे और आने वाला समय में जो ज्वाइंट पीसी होगा उस सभी नामों विधानसभा के नाम और उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। उन सारी विषयों पर चर्चा हुई है। अच्छा, जो पर्टिकुलर जो स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी में इसी सब बातों पर चर्चा होती है और विस्तृत चर्चा होती है। सभी सदस्य अपना अपना वक्तव्य देते हैं, प्रस्ताव को रखा जाता है और उस पर तत्पश्चात विमर्श के बाद मोहर लगती है। सीट शेयरिंग का फार्मूला पे हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी उसका निपटारा। बिल्कुल जो भी हो रहा है, सेना हमारे मजबूत हैं और वो सेना जिस तरह से मजबूती से देश के सीमाओं पर रक्षा करते हैं, हम उन सेनाओं को सैल्यूट करते हैं। अच्छी चल रही है, मेरे ख्याल से बस 1 आध दिन में फाइनल सब कुछ हो जाएगा और इस बार थोड़ा बड़ा गठबंधन है पिछले बार की तुलना में, लेकिन हमें लगता है कि सीट से भी महत्वपूर्ण जो सवाल है इस समय पूरे बिहार में, एक तो एसआईआर का हमला था, किसी तरह हम लोग उससे निपटे हैं, फिर भी करीब 10% लोगों का नाम, जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए था, वो नाम नहीं रहा। और दूसरा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने जिस तरह से देखा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान में वो दिन भी देखना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरीके से भरे अदालत में जूता मारने की उनकी कोशिश होगी और जो जूता मार रहे हैं उनको देश में हीरो बना दिया जाएगा। गोडसे की चर्चा शुरू हो जाएगी कि गोडसे ने जो महान काम किया था उसी रास्ते पर हमको ये काम भी आज हम लोगों को करना है। ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है और मैं समझता हूँ कि ये बिहार के लिए भी, क्योंकि बिल्कुल बिहार का चुनाव, बिहार तो कोई अलग देश तो है नहीं, तो बिल्कुल बिहार अपने मुद्दों को लेकर भी जैसे सोचेगा तो पूरे देश में इस समय जुडिशियरी पर हमला, संविधान के ऊपर हमला, दलितों के ऊपर हमला, ये भी बिहार चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार बहुत सजग प्रदेश है और इसके खिलाफ एक निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस बार हमको मिला है। सीट बंटवारे का झगड़ा जल्द समाप्त होते नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि नामांकन के अंतिम समय तक शायद विवाद निपटे या फिर सब नामांकन करा दें और नाम वापसी तक कुछ फैसला हो पाए। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और उरई में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला, तो पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि के बहाने अब ताकत का एहसास कराया। पहले खबर सीएम योगी की। उरई में सीएम योगी ने सपा को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार खुद सुरक्षा में सेन लगाती थी। सपा नेता कहते थे लड़के हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन अब अपराध और अपराधियों के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में उत्सव और त्योहार के समय लोग दंगा करते थे, वो अब भी वही चाहते हैं, लेकिन भूल गए कि किसकी सरकार है। उन्होंने कहा दंगाइयों को नाक रगड़वाकर माफी मांगनी पड़ेगी। सीएम ने उरई को सीएम योगी ने 1824 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इंदिरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 140 परियोजनाओं का लोकार्पण और 165 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम के साथ मौजूद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों में खेत में रखा फावड़ा भी चोरी हो जाता था। भाजपा सरकार आई तो गुंडे माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया। इससे पहले झांसी के भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित 36वीं क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के मंच से योगी आदित्यनाथ ने खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती देने की बात कही। उन्होंने कहा यूपी का जो भी खिलाड़ी खेल में पदक जीत कर लाएगा उसे सरकार सीधी नौकरी देगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वो समय खत्म हो गया जब लोग कहते थे कि खेलने कूदने से समय खराब होता है। उन्होंने कहा आज नया दौर है, खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अपना जीवन सजा और संवार सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेल निखारने में खर्च होने वाला पैसा और परिश्रम यूपी सरकार व्यर्थ नहीं जाने देगी। उन्होंने कहा डिप्टी एसपी कानूनगो खेल अधिकारी पद सीधे खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को दिए जाने वाली पुरस्कार राशि का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी सरकार अपने खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगी। कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्रीय खेलकूद स्वरों के विजेताओं को सम्मानित भी किया। साथ ही सीएम ने भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की है। हिंदुओं के पर्व और उत्साह में पानी फेरने का काम होता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। आप के पहले पर्व और त्योहार के उत्सव को सत्ता के द्वारा प्रायोजित और पाले गए गुंडे और बदमाश दंगाई कैसे उस उत्सव में रंग में भंग करने का काम करते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। फैलाना प्रारंभ कर दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी। और उस समय किस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगाए जाते थे। उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन बहनों और भाइयों,
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। सोने में सुहागा है और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया। जालौन की एक और विशेषता है, अन्य जनपदों में सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। 5-5 नदियां एक साथ यहां पर प्राप्त होती है। यमुना, चंबल, सिंध, पहुंच और पाली, ये 5 नदियां पंच नदा के रूप में यहाँ के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपके जालौन जनपद के बीच से निकली है तो पंचनदा का प्रोजेक्ट भी बना करके जालौन जनपद की भूमि को लहलहाते हुए खेतों को एक बार फिर से सबसे बड़ा भूमि के रूप में मैं धन्यवाद दूंगा आपको। अब बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। उन्होंने लखनऊ में अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। काशीराम स्थल में समर्थकों की भीड़ इकट्ठा कर उन्होंने न केवल दलितों को एकजुटता का संदेश दिया बल्कि भाजपा, कांग्रेस और सपा तीनों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, सभी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर मिली हैं, सभी पार्टियां संकीर्ण सोच वाली हैं। उन्होंने हालांकि भाजपा पर कुछ नरमी दिखाई लेकिन सपा पर तीखा हमला बोला और कहा, सत्ता में रहते हुए इनको कभी पीडीए याद नहीं आया। सपा को उन्होंने सबसे बड़ी आरक्षण और दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा, ये सभी पार्टियां हमें रोकने को सारे हथकंडे अपनाएंगी लेकिन दलितों के अधिकारों के लिए एक बार फिर बसपा की सरकार बनानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में उन पर झूठे मुकदमे लिखवाए गए और जेल भिजवाने की कोशिश की। भाजपा, कांग्रेस, सपा सबको मायावती ने ललकारा। साथ ही उन्होंने दूसरे दलित नेताओं पर भी हमला बोला। भीड़ को आगाह किया कि वो ऐसे नेताओं से सावधान रहें। मायावती ने खिसकते जनाधार को बचाने की जद्दोजहद साफ दिखी। मायावती की भाजपा के प्रति नरमी पर अखिलेश यादव ने कहा, बसपा की भाजपा से सांठगांठ है। उन्होंने कहा कि काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने में सपा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आइए सुनते हैं मायावती ने रैली में क्या कहा। कि आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मत का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना
पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे, और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मत पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। संघर्ष करके पूरे देश में, खासकर यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे दुखी व पीड़ित लोगों को मान सम्मान की जिंदगी सबर करने के लिए जो इन्होंने। और अब जहरीले कफ सिरप की बात करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग अपने बच्चों को दवा के रूप में जहर पिलाते रहे और 20 दिनों तक सरकारें सोती रहीं। सिरप की सप्लाई होती रही और बच्चे मरते रहे, लेकिन कागजी बैन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20 दिन बाद मध्य प्रदेश की एसआईटी ने कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। उसको मध्य प्रदेश लाकर पूछताछ की जा रही है। उधर तमिलनाडु सरकार ने दवा फैक्ट्री को सील कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद दोनों प्रदेशों के मंत्रियों की तरफ से शर्मनाक बयान आए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सारा दोष तमिलनाडु सरकार पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा, पूरी गलती तमिलनाडु की है, जहां से बनकर सिरप आ रहा था। हालांकि वह यह भूल गए कि प्रदेश में भी दवा टेस्टिंग के बाद ही बिक सकती है और यह उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह तमिलनाडु के एक मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को टेस्टिंग के बाद दवा बिक्री की अनुमति देनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने। देखिए, विपक्ष का दायित्व है कि वो जनहित के मुद्दे उठाए। निश्चित रूप से एक बहुत दुखद घटना हुई है। उस दुखद घटने में हर पहलू पर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ में और तत्परता के साथ में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। कांग्रेस कई ऐसे मुद्दे, अनावश्यक बातों को उससे जोड़ रही है, जिनको मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं कर रही है, बल्कि केवल राजनीति करने के लिए मुद्दे उठाना चाहती है। सरकार ने सैंपल देने से मना क्यों किया? ना कोई सैंपल देना चाहिए था, पर सरकार ने लेकर उसमें सैंपल देने से लापरवाही बरती। तो आप इसको क्या? ना, सैंपल देने में कहीं कोई लापरवाही नहीं हुई है। सैंपल पूरे तत्परता के साथ गए हैं और केंद्र सरकार में भी गए हैं, मध्य प्रदेश की लेबोरेटरी में भी आए हैं। तमिलनाडु की सरकार को भी सूचित किया था, तो उन्होंने लेबोरेटरी से ही उठा लिया था। इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें तमिलनाडु सरकार के जो कर्ता धर्ता उनकी लापरवाही है,
क्योंकि जो नियम है उस नियम के मुताबिक जिस भी प्रदेश में दवाइयाँ बनाई जाती हैं उस प्रदेश की जवाबदारी है कि वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वो समय समय पर निरीक्षण करें, और उसके लिए एक मानक प्रक्रिया बनाई गई है कि कोई भी दवाई बगैर जांच किए, लेबोरेटरी से जांच किए नहीं निकलेगी, बाजार में बेचने नहीं जाएगी। फिर तमिलनाडु सरकार ने इस फैक्ट्री से निकली दवाई का परीक्षण क्यों नहीं कराया, क्यों लेबोरेटरी में जांच करने लगी, उसके बाद इसको बाजार में बिकने आना चाहिए था। निश्चित रूप से सीधा सीधा इसमें तमिलनाडु की सरकार के अधिकारियों का दोष है। वहीं दवा दुकानदारों पर कार्रवाई के खिलाफ छिंदवाड़ा जिले की सभी दवा दुकानें बंद कर दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि जहरीले कफ सिरप मामले में प्रशासन छोटे दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश हो रही है। जिला औषधि विक्रेता संघ के आह्वान पर सभी दुकानें बंद कर दुकानदार धरने पर बैठ गए हैं। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष शौर्य ने बताया कि होलसेल, रिटेल और अस्पताल के अंदर बाहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि कार्रवाई हम पर नहीं बल्कि दवा कंपनियों और क्वालिटी कंट्रोल पर हो। ये गलती हमारी नहीं, सरकार और कंपनी की है। आइए सुनते हैं क्या कहा संघ जिला अध्यक्ष संतोष शौर्य ने। जहरीले कोफ सिरप मामले में बड़ी कंपनियों के बजाय अब छोटे दवा व्यापारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके विरोध में दवा व्यापारियों ने अब हड़ताल शुरू कर दी है। आइए हम बात करते हैं। हाँ जी, आपकी हड़ताल के विषय में बताइए। हड़ताल हमने किया है सरकार द्वारा जो अनुचित कार्रवाई हम केमिस्टों पर की जा रही है उसके अगेंस्ट में हमने ये हड़ताल की है। शासन से मांग किया है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, ना कि ये छोटे मोटे केमिस्टों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति किया जाए। आज हमारे छोटे मोटे केमिस्ट साथी दवा विक्रेता नहीं है, निर्माता नहीं है, विक्रेता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां दवाइयों में क्या भर रही है हमें नहीं पता होता है, और वो दवाइयां हमारे ड्रग कंट्रोल विभाग से और क्वालिटी कंट्रोल से और बाकी चीजों से छनकर हमारे तक आती है, उसमें क्या होता है हमें नहीं पता होता है। तो हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई बड़े लेवल पर कंपनी पर करे, ड्रग कंट्रोल विभाग पर करे, लैब पर करे, ना कि छोटे केमिस्ट साथियों पर। आज हमारा केमिस्ट साथी भय के माहौल में व्यापार कर रहा है, तो हम शासन से यही चाहते हैं कि हमारा पूरा जिला औषधि विक्रेता परिवार उनकी कार्रवाई में मदद कर रहा है, लेकिन अनुचित कार्रवाई न की जाए। कैमरा पर्सन कन्हैया विश्वकर्मा के साथ मैं करण विश्वकर्मा, न्यूज़ प्लस छिंदवाड़ा। सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करें या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें? सरकार उन बच्चों के मां बाप को क्या जवाब देगी जिनके घरों के चिराग बुझ गए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है साहब। आपका शहर आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।